Hello students, this video is sponsored by Virgin Mary Higher Secondary School Ujjain. Today we will continue class 8 हिस्ट्री चैप्टर 1 पार्ट 3। पिछले वीडियो में हमने प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध पढ़ा। आज हम एक्सपांसन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया यानी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का किस तरह से विस्तार हुआ वह देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। बंगाल में कब्जा करने के बाद जब अंग्रेज़ों ने साउथ की ओर देखा तब उस समय साउथ में 3 मेन पावर थी, मराठा, हैदराबाद का निज़ाम और मैसूर में हैदर अली। अंग्रेज़ों के लिए इस शक्ति को विभाजित करना अनिवार्य हो गया और उन्होंने निज़ाम को अपनी तरफ मिला लिया। नेक्स्ट है आपका द एंग्लो मैसूर वार। अंग्रेज और मैसूरों के बीच में जो संघर्ष हुआ था उसे ही एंग्लो मैसूर वार कहा जाता है। मैसूर के राजा वाडियार बहुत कमज़ोर हो गए थे। हैदर अली मैसूर आर्मी का चीफ कमांडर यानी प्रमुख सेना नायक था। वह बहुत ही बुद्धिमान और चालाक राजनीतिज्ञ था। उसने राजा को हटा करके खुद उस सिंहासन का वारिस बन गया और मैसूर पर कब्जा कर लिया। मैसूर पर कब्जा कर लिया और हैदर की पावर या सत्ता को बढ़ते देख ब्रिटिश लोग वो चिंतित हो गए। तब गद्दी को लेकर के अंग्रेज और मैसूर के बीच सन 1767 से लेकर के 1799 तक 4 युद्ध लड़े गए। फर्स्ट वार था वो वारेन हेस्टिंग्स के कॉल में हुआ। इसमें हैदर अली विजयी रहा और विवश होकर अंग्रेज़ों ने उससे संधि कर ली। संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेज़ों ने हैदर अली को यह विश्वास दिलाया था कि वे मैसूर पर जब भी आक्रमण करेंगे मराठे तो वह उनकी सहायता करेंगे, लेकिन अंग्रेज़ों ने इस संधि को नहीं निभाया और इस कारण दूसरा मैसूर का युद्ध शुरू हुआ, जिसमें फ्रेंच कंपनी थी उसने हैदर अली की सहायता करी। इसी बीच हैदर अली की मृत्यु हो गई और उनके पुत्र टीपू सुल्तान ने युद्ध को जारी रखा। अपनी स्थिति को कमज़ोर देख करके टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों से संधि कर ली। टीपू अंग्रेज़ों का कट्टर विरोधी था या उसे पसंद नहीं करता था, इसलिए उसने उनसे मुकाबला करने के लिए अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित और सुसज्जित करने का प्रयास किया। टीपू के प्रयत्नों से जैसे ही अंग्रेज़ों को पता चला कि वह इसके लिए प्रयास कर रहा है, तब अंग्रेज़ों ने तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध शुरू कर दिया। निज़ाम और मराठे अंग्रेज़ों से मिले हुए थे, इसी कारण टीपू जो सुल्तान थे वो अकेले लड़ते रहे। अंग्रेज़ों ने उसे हरा दिया और संधि के अनुसार टीपू को अपने राज्य का महत्वपूर्ण भाग अंग्रेज़ों को सौंपना पड़ा। कुछ समय के पश्चात टीपू ने एक बार फिर से अपनी पावर को इस्टेब्लिश करना चाहा। तब उसने अपने दूत अरब, काबुल, कुस्तुनिया, फ्रांस और मॉरिशस भेजकर सहायता के लिए भेजे। उस समय कंपनी का गवर्नर था जनरल लॉर्ड वेलेजली था। उसने अपनी विस्तारवादी नीति के कारण वेलेजली ने टीपू के विरुद्ध चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध छेड़ दिया, जिसके कारण अपनी कैपिटल की उन्होंने रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हुए और मैसूर पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। आपका एंग्लो मराठा वार। अंग्रेज़ों और मराठों के बीच में जो संघर्ष हुआ था उसे एंग्लो मराठा वार भी कहा जाता है। मुंबई ब्रिटिशर्स के लिए व्यापार का केंद्र था, किंतु उसके आसपास के प्रदेश पर मराठों का राज्य था। इस कारण से अंग्रेज़ वहाँ अपना अधिकार जमा नहीं पा रहे थे। तब मैसूर के बाद केवल मराठों की सत्ता ब्रिटिशर्स के लिए एकमात्र चुनौती थी। तब ब्रिटिशर्स ने मराठों के इंटरनल मामले थे उसमें इंटरफियर या हस्तक्षेप करने का अवसर ढूंढने लगे। तब सन 1761 में अब्दाली के हाथों पानीपत के थर्ड युद्ध हुआ था उसमें हार जाने के कारण मराठों की स्थिति कमज़ोर हो गई। तब योग्य पेशवा माधवराव की उस समय मृत्यु हो गई, जिसके कारण कि उनके उत्तराधिकारी थे वो बहुत छोटे थे। इसके कारण उनके चाचा थे रघुनाथ राव, वो राजा बनने के लिए अपना दावा प्रस्तुत करने लगे। तब नाना फडणवीस और मराठा सरदारों भोसले, गायकवाड़, सिंधिया और होलकर ने इनका विरोध किया।
तब रघुनाथ राव ने अंग्रेज़ों से एक संधि करके उनसे सहायता मांग ली। इस प्रकार से मराठों के राजनीतिक मामलों में अंग्रेज़ों को इंटरफियर करने का मौका मिल गया। तब 1775 में अंग्रेज़ों मराठों के बीच पहला युद्ध हुआ। इस युद्ध में मराठा सरदार एक साथ होने के कारण युद्ध का कुछ निर्णय नहीं हो पाया और कम से कम 20 सालों यानी कि 20 ईयर्स तक दोनों के बीच में शांति बनी रही। नेक्स्ट है आपका द सेकंड एंग्लो मराठा वार, दूसरा अंग्रेजी मराठा युद्ध लॉर्ड वेलेजली के समय में लड़ा गया था। जब पेशवा बाजीराव सेकंड जो थे उन्होंने अंग्रेज़ों से सहायक संधि स्वीकार कर ली, तब अंग्रेज़ों से सैनिक सहायता प्राप्त करने के बदले में पेशवा ने भी उनकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। तब मराठा सरदारों भोसले और सिंधिया ने मराठा राज्य की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है 1803 में युद्ध शुरू कर दिया। इस समय बहुत सारे युद्ध लड़े गए, लेकिन अंग्रेज़ी सेना के सामने वे टिक नहीं सके और हार गए। दोनों सरदारों को अंग्रेज़ों से अलग अलग संधि करने पर विवश होना पड़ा। तब पहले जो होलकर इस युद्ध से अलग हुआ था, उसने स्वतंत्र रूप से युद्ध शुरू कर दिया और राजस्थान के भरतपुर के राजा ने उसका साथ दिया। तब अंग्रेज़ों की सेना ने होलकर को पराजित या हरा दिया, परंतु वो भरतपुर को नहीं जीत सके और उसने भी अंग्रेज़ों के साथ शांति संधि कर ली। नेक्स्ट है आपका कि द थर्ड एंड द लास्ट एंग्लो मराठा वार, तीसरा और अंतिम अंग्रेजी और मराठों के बीच में जो युद्ध हुआ था वो सन 1817 से लेकर के 1818 तक हुआ था। उस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो था उस समय वो राज्य कर रहे थे। पेशवा जो है पहले ही अंग्रेज़ों से संधि कर चुके थे, लेकिन 1817 में ब्रिटिश रेजिडेंट ने उन पर नई संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाला। साथ ही पेशवा को इस बात के लिए भी फोर्स डाल रहे थे कि वो मराठे लोगों का साथ छोड़ दें। तब पेशवा बाजीराव जो है वो ब्रिटिशर्स के बार बार इंटरफेयर करने से गुस्सा हो गए और उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी। भोसले और होलकर ने भी उनका साथ दिया। अलग अलग लड़ाइयों में अंग्रेज़ों की या ब्रिटिशर्स की जो सेना थी उन्होंने भोसले, होलकर और पेशवा को भी हरा दिया। तब पेशवा का एक भाग जो है शिवाजी के जो वंशज थे सतारा में दे दिया गया, सतारा को दे दिया गया और जो बाकी जो राज्य था वो अंग्रेज़ों ने या ब्रिटिशर्स ने अपने में मिला लिया। बाकी के जो मराठा सरदार थे जैसे भोसले, होलकर, सिंधिया और गायकवाड़, इनकी भी सैनिक शक्तियाँ थी, उनको कम करके उन्होंने अंग्रेज़ों ने या ब्रिटिशर्स ने अपने संरक्षण में ले लिया। इस प्रकार से मराठा शक्ति समाप्त हो गई और अंग्रेज़ जो है भारत के प्रमुख सत्ताधारी बन गए। लॉर्ड वेलेस्ली वाज अपॉइंटेड द गवर्नर, वेलेस्ली की सहायक संधि। लॉर्ड वेलेस्ली को जो है 1798 में भारत का गवर्नर जनरल बना करके भेजा। वेलेस्ली का मेन उद्देश्य था अपने साम्राज्य का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपांसन या विस्तार करना। इनका उद्देश्य जो था इंडियन स्टेट जितनी भी थी उनको ब्रिटिशर्स के अंडर में लाने का था। इसके लिए उसने युद्ध एवं संधि के द्वारा इंडियन स्टेट को अपने में जोड़ने का या कंपनी में जोड़ने का कार्य किया। युद्ध के द्वारा जो है मैसूर और मराठा को भी उन्होंने अपने में मिला लिया था। भारत में जो है ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड हेस्टिंग्स जो थे और लॉर्ड डलहौजी का महत्वपूर्ण योगदान था। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि के द्वारा भारत के अनेक राज्यों को कंपनी के अधीन कर लिया था। सहायक संधि में निम्नलिखित बातें थी। पहली तो यह कि जो भी राज्य संधि करेंगे उनकी सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सेना को एक टुकड़ी को अपने राज्य की सीमा में रखना होगा। दूसरा था कि ब्रिटिश सेना के खर्चे के लिए संधि स्वीकार करने वाले राजा को एक निश्चित धनराशि जो है अपनी देना होती थी या अपने राज्य का कुछ भाग उन्हें देना होता था। और थर्ड था कि भारतीय राजा को अपने दरबार में एक ब्रिटिश अफसर को भी रखना होता था जो कि राजकीय मामलों में हस्तक्षेप करता था। यह जो सारी व्यवस्था थी राज्य को सुरक्षा देने के नाम पर की गई थी।
जबकि इससे राज्य की स्वतंत्रता जो है वो छीन रही थी। यह एक मकड़ी के जाले के समान थी, जो भी इसको स्वीकार करता था वो ब्रिटिश के जाल में फंस जाता था। संधि स्वीकार करने में हैदराबाद और अवध मेन थे। 1803 में पेशवा, सिंधिया और भोसले ने भी इस संधि को स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट है आपका एक्सपांसन अंडर लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किस तरह से किया गया? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है वो 1813 में गवर्नर जनरल बनकर के भारत आए और 1823 तक वह इस पद पर रहे। उन्होंने नेपाल के साथ युद्ध करके उसे सुगोली की जो संधि थी उसके लिए मजबूर किया और मराठों को भी हराने के बाद उन्होंने मराठा संघ को जो थी मराठा फेडरेशन थी उनको भंग कर दिया। नेक्स्ट है आपका लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति या हड़प नीति। भारतीय राज्यों को कंपनी के अंडर में करने के लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति या विलय नीति का अनुसरण किया। सबसे पहले उसने भारतीय राजाओं द्वारा जो एडॉप्ट किए जाते थे पुत्र या गोद लिए जाते थे उस प्रथा पर इन्होंने रोक लगा दी। जो राजा बिना पुत्र के मर गए उनके राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। ऐसे राज्यों में इन्होंने झांसी, नागपुर और सतारा मेन थे। फिर 1856 में अवध के जो नवाब थे उनको भी आरोप लगा करके अवध जो था उसे ब्रिटिश शासन में मिला लिया। फिर 1757 से लेकर के 1857 तक पूरे भारत जो है ब्रिटिश राज्य के अंडर में आ चुका था। भारत को अपने अंडर में करने के लिए कंपनी ने जो भी नीतियां अपनाई गई थी उन्हीं के कारण 1857 में जो है फ्रीडम स्ट्रगल यानी स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ हुआ। नेक्स्ट है आपका कॉजेज ऑफ ब्रिटिश सक्सेस। ब्रिटिशर्स की सक्सेस का क्या कारण था? तो ब्रिटिश कंपनी ने भारतीय राजाओं की राजनीतिक उदासीनता और आपसी प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाया। किसी एक राज्य को सैनिक और धन की सहायता देकर के दूसरे राज्य को उन्होंने कमज़ोर कर दिया। बाद में आगे चल कर के इन्होंने दोनों पर ही अपना अधिकार कर लिया। उनकी पॉलिसी डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज्य करो की नीति उनके लिए वरदान बन गई। अंग्रेज़ों की सफलता का कारण उनके पास हल्के छोटे हथियार और सेनाएं, प्रशिक्षित सेनाएं थीं। अंग्रेज़ों के पास एक अच्छा तोपखाना भी था जो उनकी विजय का कारण बना। 18वीं सेंचुरी में भारत में एनार्ची यानी राजनीतिक डिसइंटीग्रेशन यानी अराजकता, केंद्र का कमज़ोर होना ऐसे कारण थे जिन्होंने ब्रिटिश कंपनी को सफलता प्रदान की। मराठों से भी कुछ उम्मीद थी, लेकिन उस समय की परिस्थितियों में राजनीतिक स्थिरता को वो कायम नहीं रख पाए और आपसी संघर्ष में ही उलझे रहे। इस कारण वो उस अपेक्षा को पूरा नहीं कर पाए। लास्ट में हम इतना ही कह सकते हैं कि कंपनी को उनकी सफलता जो अपनी योग्यता के कारण नहीं मिली थी, बल्कि भारतीयों की जो राजनीतिक कमजोरी थी उसके कारण उन्हें सफलता मिली थी।